वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। वीएस क्लासेस की तरफ से मिशन कांस्टेबल 2026 की ये हमारी अगली क्लास है, जिसमें मैं आपको स्टैटिक जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ा रही हूँ। ठीक है, शॉर्ट में फिर से मैं सारी चीज़ों को बताना चाह रही हूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम का देखिए नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। एमपी कांस्टेबल की एग्ज़ाम होने को है, और अगर आपने अभी शॉर्ट वीडियोस नहीं देखा है तो उसमें देखिएगा। उसमें हमने थोड़ा-सा बताया है कि कितने पोस्ट में जो है हमारे एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो लगभग 10,000 यानी 9,900 कुछ पोस्ट हैं, जो एमपी कांस्टेबल जीडी हो गया या आपके जो ड्राइवर हो गए उनके वाहन चालक, तो इनके पद जो हैं निकलने वाले हैं, और ऐसे जो है लगभग 10,000 पोस्ट आने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, और जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो वर्दी चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए हम सारी चीज़ें शुरुआत किए थे। कब से? 11 मई से शुरुआत इसकी कर चुके हैं। इसमें हम क्या दे रहे हैं आपको? कंप्लीट सिलेबस, एमपी कांस्टेबल का कंप्लीट सिलेबस आपको मिल रहा है पूरा हमारे यूट्यूब चैनल पे। अलग से कोई कोर्स नहीं परचेज करना है आपको, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा रिकॉर्डेड बैकअप के साथ है ये। यानी आप कंटिन्यू क्लासेस देख करके अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा डेली क्लासेस के साथ। यहाँ पर हमारे तरफ से कोई रोक नहीं लग रहा है, क्लासेस कंटिन्यू आ रही हैं, वीकली टेस्ट रखा जा रहा है, पीडीएफ नोट्स के साथ आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं है केवल वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप नोट्स भी चाहते हैं तो पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो अब की बारी वर्दी हमारी इस लक्ष्य के साथ हमने शुरू किया है इसे। हम चाहते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो हैं हमारे इस मिशन के साथ जुड़े और इसका लाभ उठाएं और वर्दी पाएं। ठीक है, चलिए पीडीएफ नोट्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्यूआर दिखाई दे रहा होगा, दो है, एक है आपका टेलीग्राम का, एक इंस्टा का। पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क करिएगा। इंस्टा में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे, जो करंट अफेयर, जीके जीएस और दूसरे मिसलेनियस जो भी स्टडी मटेरियल है उनसे उन पर बेस्ड शॉर्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। ठीक है, चलिए ये है ऑनलाइन क्लासेस के लिए सारी चीजें आपको करनी है। ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पर चल रही हैं, एमपी कांस्टेबल की क्लासेस चल रही हैं, एसएससी हो गया, बैंकिंग है, रेलवे है, एमपीपीएससी है, इन सभी की क्लासेस चल रही हैं हमारे यहाँ। आप एड्रेस पूछ सकते हैं, और ये है हमारे इंस्टीट्यूट का कॉन्टेक्ट नंबर, जिसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन कक्षाओं से भी जुड़ सकते हैं। या आपको ऐसा नहीं है केवल कि आप पढ़ाई कर रहे हैं हमारे यहाँ ऑफलाइन जुड़े हुए हैं तभी आपको हम मार्गदर्शन देंगे। आप कुछ भी कहीं से भी अगर आपको दिक्कत होती है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप इसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको मार्गदर्शन भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे। तो नया कुछ नहीं है आज, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अगर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है मध्य प्रदेश की जनजातियां। तो प्रमुख जनजातियां जिसमें हमने भील, गोंड, कोल, बैगा, भारिया, सहरिया, अगरिया, ये जो है प्रमुख जनजातियां हैं, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है लास्ट वीडियो। जो नहीं पढ़े हैं वो जाकर के पहले वीडियो देख लें, वो फर्स्ट पार्ट को। ये है हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें हम मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख जनजातियां कवर करेंगे। ठीक है, तो अन्य जनजातियां ज्यादा नहीं है, दो चार हैं, लेकिन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी को भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अन्य प्रमुख जनजातियों में कोरकू जनजाति। ठीक है, कोई भी जनजाति है उसकी उत्पत्ति देखेंगे, उसके जो सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, या सांस्कृतिक मान्यताएं रही हैं, उनका रहन सहन कैसा है, कहाँ से वो बिलोंग करते थे, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक, जैसे कोरकू, अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह, यानी जहां पर भी ये जनजाति पाई गई है वो समूह के रूप में पाई गई है, और मध्य भारत की पिछड़ी जनजातियों में से एक है। ठीक है, मध्य भारत की पिछड़ी जनजातियों में से एक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से भी एक है। इसकी उत्पत्ति, यह जनजाति जो है कोलारियन जाति से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम अभी द्रविड़ भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, किसी की उत्पत्ति जो है द्रविड़ समय से रहा है, तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि कोरकू जनजाति वो कोलारियन जाति से इनका संबंध है, जो मुंडा परिवार की ही एक शाखा है। ठीक है,
तो मुंडा परिवार, मुंडा जनजाति भी एक प्रकार की प्रमुख शाखा है। ये व्यक्तियों का या जनजातियों का एक समूह है जिसे अलग अलग नाम रखा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। भारत की पूछा जाए तो गोंड जनजाति है। सबसे पिछड़ी जो है बैगा जनजाति है। तीसरे नंबर की मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है कोल जनजाति, ठीक है। चलिए इनका भौगोलिक विस्तार भी देख लेते हैं, कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। तो इनका मुख्य निवास है ताप्ती नदी और उसकी जो भी सहायक नदी तट हैं उसके आसपास पाई जाती है। कहाँ कहाँ? ताप्ती नदी हो गई और उसकी भी सहायक नदियों के आसपास। और उसी से संबंधित प्रमुख जिले जो है कौन कौन से हो जाएंगे आपके? होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी आदि। ये मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख जिले हैं जहां कोरकू जनजाति विशेष रूप से निवास करती है, ठीक है। इसकी उपजातियां भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे बावरी। बैतूल के निवासी जो भी होंगे कोरकू जनजाति उन्हें बावरी कहा जाएगा। बोदोया ये पचमढ़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले कोरकू जनजाति की उपजनजाति है। रोमा अमरावती जिले के आसपास आपको ये मिलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा मुवासी रोम, ये कुछ प्रमुख उप जनजातियां हैं कोरकू जनजाति से संबंधित। इससे संबंधित आगे के फैक्ट देख लेते हैं, सामाजिक धार्मिक व्यवस्थाओं को भी हम देख लेते हैं कोरकू जनजाति के, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था, भोजन को मतलब उनका खान पान कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसा है। तो ये मोटे अनाज जिसमें बाजरा, ज्वार, मक्का ये शामिल होते हैं, इनके खाद्य पदार्थों का ये सेवन करते हैं। यह एक आदिम जनजाति है जो मुख्य रूप से झूम खेती करती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक जगह उन्होंने खेती की, फिर वहां का जो भी कचरा है उसे जला दिया, फिर दूसरी जगह जाकर के खेती की। इस तरह से वो जगह बदल बदल के खेती करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, ठीक है। इनकी विवाह प्रथाएं क्या है कोरकू जनजाति में? तो लमझाना, ठिठौड़ा, हाथ विवाह और राजी बाजी विवाह कुछ प्रमुख विवाह प्रथाएं हैं। यहाँ तक कि इसमें विधवा पुनर्विवाह की प्रथा भी मौजूद होती है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है लमझाना विवाह किस जनजाति का विवाह प्रथा है? तो कोरकू से संबंधित है। इस तरह से नृत्य, अगर कोरकू जनजाति के नृत्य की बात करें तो खम्ब स्वांग, स्वांग का मतलब ये है एक तरह से नाट्य कला कह सकती हैं आप इसे, ठीक है, जिसमें नृत्य सह नाटक, नाटक के साथ नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है, तो इसे आप नाट्य कला कह सकते हैं। खम्ब स्वांग कहलाता है, ठीक है। दूसरा है चटकोरा नृत्य, तो ये कोरकू जनजाति से संबंधित लोक नृत्य हैं, ठीक। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो ये हिंदू धर्म से ही प्रभावित होते हैं, ठीक है। चंद्रमा हो गया, महादेव हो गया, इनकी पूजा ये करते हैं। और प्रमुख देवता कोरकू जनजाति के डोंगर देव, डोंगर देव यानी वन के देवता को ही बोला जाता है। डोंगरी कहते हैं वनों को, जो जनजाति निवास करते हैं या जनजातियां होती हैं वो वनों को जो है डोंगरी या डोंगर कहते हैं। तो डोंगर देव यानी वनों की पूजा करते हैं। भटवा देव हो गया, मुर्दा देव हो गया, ये प्रमुख जो हैं इनके देवी देवताओं के नाम हैं। इसके अलावा मेघनाद की भी पूजा करते हैं। मेघनाद यानी बादल जो बारिश देता है, ठीक है, उसकी भी ये पूजा करते हैं, यानी प्रकृति प्रेमी भी हैं ये, ठीक। इनकी सामाजिक मान्यताओं की बात करें तो समुदाय के सम्मानित व्यक्ति को पडिहार या भूमिका कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंडरलाइन कर सकते हैं, लिख लीजिएगा। कोरकू में जो प्रमुख व्यक्ति होंगे या उनके समुदाय में या समूह में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, जो निर्णय लेने का काम करता होगा, उसे पडिहार या भूमिका कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए ये शाखाएं जो है दो भागों में बटी होती है, यानी कोरकू दो शाखाओं में आपको बटे हुए मिलेंगे। राज कोरकू, राज कोरकू स्वयं को राजपूत और जमींदारों से जोड़ते हैं, यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग भी कह सकते हो आप, वर्ग में इस तरह से बांटा हुआ है। तो जो उच्च वर्ग में आएंगे, जो राजपूतों से और जमींदारों से अपनी तुलना करते हैं, उन्हें राज कोरकू कहा जाता है। वहीं पथरिया कोरकू ये समुदाय के कम संपन्न लोग हैं। मैंने बताया ना उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बटा हुआ था कोरकू, जिसमें से उच्च वर्ग राज कोरकू कहलाते हैं, अपने आप को राज कोरकू बुलाते हैं, और पथरिया कोरकू जो है निम्न वर्ग में आते हैं या कम संपन्न होते हैं, ठीक है, कोरकू जनजाति में ही। आगे बढ़े, फिर अगला है पनिका जनजाति, इसके बारे में देखते हैं। ये कैसे है, देखिए कबीर पंथी, कबीर पंथी यानी कबीर जी को मानने वाले हैं, कबीर पंथी हैं, ठीक है। साथ में बुनकर भी कहा जाता है इनको, क्योंकि ये इस तरह का काम करते हैं, बुनकर वाला काम करते हैं और उसी से उनका पहचान होता है, ठीक है।
चलिए उत्पत्ति की बात करें तो द्रविड़ मूल की जनजाति है ये, ठीक है। द्रविड़ मूल से इनका संबंध है, उत्पत्ति मानी जाती है। और इनकी मान्यता ये भी है कि कबीर जी को जो है मतलब जो पनिका महिलाएं होती हैं उनके द्वारा इनकी जान बचाई गई थी एक बार, ठीक है। तो ऐसी मान्यताएं हैं, इसीलिए कबीर पंथी माने जाते हैं, ठीक है। चलिए निवास क्षेत्र की बात करें तो ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सीधी शहडोल जिले में पाए जाएंगे। आप इधर चले जाइए, इस साइड आपको पनिका वगैरह बहुत ज्यादा मिलेंगे और बुनकर का काम ये ज्यादातर करते हैं, इनके रोजगार का काम होता है। धार्मिक विश्वास की बात करें इनके तो अधिकांश लोग कबीर पंथ का पालन करते हैं, मैंने बताया ना कबीर पंथी हैं, ठीक है। और खुद को कबीर कहते हैं, साथ में खुद को कबीर भी कहते हैं, यानी इन्होंने अपने आप को कबीर को ही संप्रदाय मान लिया, ठीक है। अन्य संप्रदाय में सकट पनिका ये भी शामिल होंगे और ये हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, यानी हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं। तो हिंदू धर्म में आपको पता है सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, इंद्र, हनुमान, दूल्हा, ये जो है इन प्रमुख देवताओं की पूजा हिंदू समाज में किया जाता है। और इसी धर्म से, इसी व्यवस्था से पनिका समाज भी, पनिका जनजाति भी प्रभावित है, यानी जिस तरह हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं उसी तरह पनिका जनजाति भी उसका पालन पोषण करती है, पूजा करती है, ठीक है, विश्वास करती है। चलिए इनके सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करें तो खान पान में शुद्ध शाकाहारी होते हैं, जिसमें दालों के अलग अलग प्रकार है, उड़द है, मूंग दाल है, फिर पेज मैंने बताया था गोंड के प्रमुख जो है पेय पदार्थ होता है पेज, ठीक है। चावल हो गया, ये सभी जो है इनके खाद्य पदार्थों के प्रमुख चीजें हैं, ठीक है। लमसेना, घुसेकिया, देवर भाभी विवाह और वधु मूल्य प्रथा, ये जो है क्या चीजें हैं, ये विवाह की प्रथाएं हैं, ठीक है, विवाह प्रथाएं हैं जो पनिका जनजाति में प्रचलित हैं, ठीक है। बहुत सारे आपको कॉमन भी मिल रहे होंगे जैसे लमसेना विवाह, वधु मूल्य विवाह प्रथा, ठीक है। तो ये जनजातियां क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको कॉमन भी मिलेगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो भी आपको यहाँ पर बहुत सारे कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए आर्थिक जीवन कैसा इनका, तो ये पारंपरिक बुनकर है और वर्तमान में कृषि भी इनकी प्रमुख आर्थिक गतिविधि है, ठीक है। तो पारंपरिक रूप से ये किसका ऐतिहासिक रूप से या पारंपरिक रूप से कहे तो ये बुनकर वाला काम करते हैं, यही इनकी पहचान है। तो अलग अलग चीजों से चीज बनाना, जैसे रस्सी से हो गया या जो वनोपज होते हैं उनके माध्यम से चीजें बनाना, टोकरी बनाना, ये सारी चीजें बुनकर कहलाती हैं। कपड़े बनाना, ये सारे काम आते हैं बुनकर के अंतर्गत, जो कि पनिका जनजाति करती है, ठीक। चलिए कोरकू और फिर पनिका के बाद आते हैं बंजारा जनजाति में, ठीक। खाना बदोश कहा जाता है इन्हें, खाना बदोश कहा जाता है इन्हें, आप घुमंतु जनजाति भी कह सकते हैं। खाना बदोश का मतलब क्या होता है, तो देखिए कुछ ऐसे जनजाति विशेष हैं या ऐसा समूह है जो एक स्थान पर रह करके अपना जो भी काम काज है करते हैं। ये इनका जो मेन काम रहता है रोजगार जैसा होता है, कृषि ना होकर के, क्योंकि कृषि एक स्थायी रोजगार कह सकते हैं, ठीक है। भूमि में कृषि करना, बनाना, उपज निकालना, ये सारी चीजें तो स्थायी रोजगार में आता है, ठीक है। खाना बदोश क्या होते हैं कि अपने रोजगार को लेकर के एक स्थान में जाना, फिर वहां पर अपना कारोबार चलाना, पैसे कमाना, फिर वहां से दूसरी जगह चले जाना, यानी घूमते रहे हुए जो है अपने रोजगार को बढ़ाना, घुमंतु जनजाति कह सकते हैं इसे। और इन्हीं को खाना बदोश कहते हैं, क्योंकि ये जगह बदल बदल के अपने रोजगार को करते हैं, अपना आर्थिक जो है लाभ उठाते हैं, ठीक है। चलिए इनकी उत्पत्ति की बात करें तो मूल रूप से राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ही ऐसे खाना बदोश जनजाति आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। और अभी भी आसपास के आप एरिया में देखेंगे बहुत सारे जो है उनके पहनावे से समझ में आ जाता है वो राजस्थानी उनका पहनावा होता है। और वो समूह में जो है जगह जगह पे टेंट लगा के अपना जैसा भी रोजगार हो, चाहे लोहे का सामान बनाना हो, चाहे टोकरिया जो भी चीजें बनानी हो, वो ले करके अलग अलग जगहों पर जाते हैं, समूह में जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं और जगह बदल बदल के अपना रोजगार करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक। तो इनकी उत्पत्ति या मूल रूप से ये राजस्थान से आए हैं ऐसा माना जाता है। ये खाना बदोश लोग होते हैं, कबीला परंपरा से गहराई से जुड़े हैं, ठीक है। यानी कबीला का मतलब ही समूह होता है, समूह में ये लोग जो है कहीं पर भी आते जाते हैं। भौगोलिक वितरण तो मुख्य रूप से पश्चिमी मालवा, निमाड़ और मंडला क्षेत्रों में ये निवास करेंगे। कहाँ से ये इनकी प्रेरणा मिल रही है, उत्पत्ति कहाँ से, राजस्थान से मानी जाती है। तो राजस्थान अपना जो है मध्य प्रदेश का अगर हम देखें तो पश्चिमी क्षेत्र ही लगेगा, ठीक है ना, इधर। इसीलिए प्रमुख जिले भी आपको पश्चिमी मालवा, निमाड़, मंडला, ये जो प्रमुख क्षेत्र है यहाँ पर बंजारा जनजाति आपको
बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगी। इनकी सांस्कृतिक पहचान की बात करें तो बंजारा जो महिलाएं होती हैं उनका श्रृंगार बहुत ज्यादा सुंदर होता है। आप देखिएगा बहुत सारे उनके वस्त्र जो है इतने रंग बिरंगे होते हैं, लहंगा चोली और फिर चुनरी का प्रयोग करती हैं और बहुत सारे अलग अलग चीजों की वो जो है ज्वेलरी पहनी हुई होती है, ठीक है ना। ठीक, चलिए, दुनिया में कंघी के पहले इस्तेमाल का श्रेय इस जनजाति को जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि दुनिया में कंघी जिससे बाल बनाया जाता है उसके उत्पत्ति का श्रेय जो है इसी जनजाति को जाता है। कहा माना जाता है कि इसी जनजाति ने उसकी खोज की थी। ठीक है, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नृत्य और त्योहार इनके कौन कौन से हैं तो तलवारबाजी हो गया, डंडा बेली और गरबा डांडिया, ये इनके प्रमुख प्रसिद्ध नृत्य कलाएं हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण त्योहार गणगौर पूजा है, ध्यान रखिएगा। सबसे प्रमुख त्योहार जो है बंजारा जनजाति का वो है गणगौर, और राजस्थान में भी बहुत प्रसिद्ध त्योहार भी है ये। ठीक है, लेकिन ये दिवाली और होली जैसे सभी प्रमुख हिंदू त्योहारों को भी मानते हैं, यानी यह जनजाति भी हिंदू धर्म से प्रभावित मानी जाती है। क्लियर हो गया सारी चीजें यहाँ तक। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो बंजारा जनजाति की कुछ 2-3 चीजें और रह जाती हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे धार्मिक प्रभाव की बात करें तो ये हिंदू और सिख दोनों धर्म से गहराई से जुड़े हुए हैं, उनसे प्रभावित है। हमने देखा कि हिंदू धर्म के भी जो तीज त्योहार होते हैं उसे भी ये फॉलो करते हैं। ठीक है, और हिंदू के साथ साथ सिख धर्म के भी तीज त्योहार या मान्यताओं को भी ये मानते हैं। ठीक, ये गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं और शादियों में उदासी और अरदास का जाप करते हैं। ये जो उदासी और अरदास है ये किसमें आपको मिलेगा, ये सिख धर्म के प्रमुख धार्मिक मान्यताएं हैं जिन्हें आपके बंजारा जनजाति भी फॉलो करते हैं। ठीक है ना। चलिए, साथ ही ये क्या करते हैं, जो हिंदू देवी देवता है जिसमें राम कृष्ण है और देवी वगैरह है, जो दूसरी देवियां हैं उनकी भी ये पूजा करते हैं। सामाजिक संरचना की बात करें इनके तो इनके गांवों के बाहर की आस्तियां जो बस्तियां होती हैं उसको टांडा कहा जाता है, उसे टांडा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे, फैक्ट के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, और पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, कबीले के प्रमुख को नायक कहा जाता है। बंजारा जनजाति के जो भी आपकी बस्तियां जहां पर ये निवास करती हैं उसे टांडा कहा जाएगा, और इनके प्रमुख जो भी समूह होगा जिस कबीले में वो आते हैं उसे उसके प्रमुख को नायक कहा जाएगा। ठीक है, इनकी आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत मतलब ये क्या करते हैं तो ये परंपरागत रूप से एक व्यापारिक समुदाय है और घुमंतू जनजाति में तो आता ही है। अलग अलग स्थानों पर ये क्या करते हैं, यात्रा कर उत्पाद बेचते हैं, चाहे लोहे से बनी हो, लकड़ी से बनी हो या दूसरी चीजों से बने उत्पाद जो होते हैं ये मुख्य रूप से उत्पाद ही बनाते हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं। आप लोग बहुत सारे देखते होंगे लोहे के, जिसमें चिमटे हो गए, कढ़ाई हो गए और दूसरे बर्तन वगैरह। ठीक है ना, तो इस तरह के उत्पाद वो जो है बेचते हैं जगह जगह पर जाकर के। वर्तमान में ये कृषि वगैरह भी करने लगे हैं। और दिहाड़ी मजदूर का मतलब है जहां पर भी जरूरत हो मजदूरों की तो वहां पर वो दिहाड़ी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए उनके जीवन यापन, उनके सामाजिक व्यवस्था, उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में, उनका रहन सहन कैसा है और कि कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये सारी चीजों को हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, चलिए, उम्मीद है सारी चीजें बहुत अच्छे से और आराम से समझ में आ रही होंगी। लास्ट में यहाँ पर एक प्रमुख जनजाति रह जाती है मध्य प्रदेश की, उरांव जनजाति। ठीक है, उरांव जनजाति, इसके बारे में देखते हैं। इनकी उत्पत्ति द्रविड़ जाति से मानी जाती है। ठीक है, द्रविड़ जाति से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है और दक्षिण भारत से आए हैं। हमने पढ़ा है ना द्रविड़ के बारे में, पढ़ा है द्रविड़ भाषा शैली, जब आपने भारतीय इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा। तो द्रविड़ कहाँ पर थे, ये दक्षिण भारत से संबंधित है और उन्हीं से उत्पत्ति मानी जाती है इस जनजाति की। ठीक है, इन्हें कुरुख और धनगर भी कहा जाता है, इन्हें कुरुख और धनगर भी कहा जाता है। अगर इनके विस्तार की बात करें मध्य प्रदेश में तो सीधी हो गए, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल आदि ये कुछ प्रमुख जिले हैं जहां उरांव जनजाति आपको बहुतायत से मिलेंगे। ठीक है, मिंज, लकड़ा और किरकेटा ये जो है इनकी उप जनजातियां हैं। तो आपको ये सरनेम भी मिलता होगा, बहुत सारे आसपास जो इस जनजाति के जो लोग निवास करते होंगे ये है, बहुत सारे ऐसे सरनेम आपको देखने को मिल जाएगा नाम के आगे। तो अब उनसे पहचान सकते हैं वो उरांव जनजाति से ही संबंध रखते हैं। ठीक है, उत्पत्ति इनकी द्रविड़ जाति से है जो कि दक्षिण भारत की एक मूल जनजाति है। ठीक, चलिए,
संस्कृति और धर्म की बात करें इनके, तो कुरुख बोली बोलते हैं। हमने कहा ना इन्हें कुरुख बोला जाता है, धनगर भी बुलाया जाता है। इनकी बोली भी कैसी है? कुरुख बोली बोलते हैं। हिंदू धर्म का ये पालन करते हैं, लेकिन ईसाई धर्म में रूपांतरण की दर भी इन्हें देखने को मिला है, मतलब ये ईसाई धर्म को भी फॉलो करते हैं। युवा आश्रय गृह को धूम कोरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसे अंडरलाइन कर लेंगे और फिर ध्यान से लिख लीजिएगा फैक्ट बना करके। जो इनके युवा आश्रय गृह है उसे क्या कहा जाता है? धूम कोरिया कहा जाता है। अलग अलग जनजाति के युवा गृहों के बारे में हमने पढ़ा है। जो नवविवाहित जोड़े होते हैं उनके निवास स्थान को युवा गृह कहा जाता है, और उसे भी, उस युवा गृह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, लास्ट में हम उसका एक रिव्यू भी देखेंगे। लास्ट में हमने जितनी भी जनजातियां पढ़ी है उनके युवा ग्रहों को क्या कहा जाता है, क्योंकि वहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। चलिए, इनकी विवाह प्रथाओं के बारे में बात करें और त्योहारों की, तो वधु मूल्य दंडवा, जो कि राजी बाजी से संबंधित है, उसी तरह का है, नाम है दंडवा। और धुंकू विवाह, ये प्रमुख विवाह जो है मान्यताएं प्रचलित हैं। इसके अलावा सरना पूजा, कर्म पूजा और कालदेव की पूजा, ये कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, और त्योहारों में इनके आते हैं। ठीक है, नृत्य, तो सरहुल, कर्मा और घुड़िया डंडा इनके प्रमुख प्रसिद्ध नृत्य हैं। किसके? उरांव जनजाति के। ठीक है, इसके अलावा इनके में गोत्र का विवाह जो है, विवाद, गोत्र का विवाद जिसे परहा राजा इसे कहा जाता है, ठीक है, इनके द्वारा सुलझाया जाता है। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ये किससे संबंधित है? उरांव जनजाति से संबंधित प्रमुख फैक्ट है जिसको हम देख रहे हैं। मुखिया को महतो कहा जाता है, और जो पुजारी, जो पूजा पाठ का काम कराते हैं उरांव जनजाति में, उन्हें बैगा कहा जाता है। तो बैगा जनजाति नहीं, ध्यान रखिएगा, जो पूजा पाठ कराते हैं उसे बैगा कहा जाता है, जो मुखिया होता है उसे महतो कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हो जाती है हमारे उरांव जनजाति के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ पर पूरी जितनी प्रमुख अन्य जनजातियां थी मध्य प्रदेश की, उसे हमने यहाँ कवर कर लिया, चाहे आपका कोरकू है, पनिका है, बंजारा है। ठीक है, इसके अलावा उरांव जनजाति, तो मध्य प्रदेश के पूरे महत्वपूर्ण और अन्य जनजातियों को भी हमने यहाँ पर देख लिया है। लास्ट में यहाँ पर एक दृष्टि में आप देख लीजिए, जो जनजाति के युवा ग्रह है, मैंने बताया था लास्ट में, आपको एक बार फिर से बताऊंगी। ठीक है, जैसे मुड़िया जनजाति, तो मुड़िया जनजाति के युवा ग्रह को घोटुल कहा जाता है। ठीक है, भुइया जनजाति के जो युवा ग्रह है उसे धगर बंसा कहा जाता है, धगर बंसा कहा जाता है। भारिया जनजाति के क्या कहा जाता है? याद करिए, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो में भी बताया था। रंग भंग होगा, यहाँ पे इसे करेक्ट कर लेंगे। रंग भंग कहलाता है भारिया जनजाति का युवा ग्रह। ठीक है, उरांव जनजाति का क्या था बताइए? अभी हमने देखा धूम कोरिया। ठीक है, वहीं मुंडा जनजाति के युवा ग्रह को गतिओरा कहा जाता है। तो ये कुछ युवा ग्रह के नाम हैं जो अलग अलग जनजातियों से संबंधित हैं। क्लियर है? लास्ट में प्रमुख जनजातीय नृत्य, ये सारी चीजें हम वैसे देख चुके हैं। लास्ट में इसको एक तरफ से एक दृष्टि में फिर से देख लेते हैं। जैसे बैगा जनजाति, इसमें बिलवा नृत्य सबसे ज्यादा प्रमुख है। गोंड जनजाति में आपको गोंडी, गिंडी कहते हैं, रीना, गोंचो और टीना नृत्य ये सब मिलेंगे। इसके अलावा भी आपको सैला हो गया, इस तरह के आपको बताए थे मैंने, रीना हो गया, सैला हो गया, इस तरह के नृत्य करे जाते हैं। इसके अलावा आपको जो होली हो गया, फाग मिल जाएगा। ठीक है, मुड़िया जनजाति का प्रमुख नृत्य चेरता। ठीक है, कोरकू जनजाति में जटकोरा नृत्य कहते हैं, अभी हमने देखा है। ठीक है, मदिया जनजाति में गौर नृत्य हो गया। बंजारा निमाड़ क्षेत्र में जिसमें गरबा, जो कि गरबा आप देखते होंगे अभी पूरे भारत में ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। मुख्य रूप से बंजारा जनजाति से इसका संबंध है और राजस्थान से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा कर्मा हो गया, मटकी, दादर, बिनकी, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि वहाँ की प्रमुख जनजातियों से संबंधित है, चाहे आपके गोंड हो गए या भील हो गए या बैगा जनजाति हो गए, इनसे संबंधित प्रमुख लोक नृत्य हो गए, ये जनजातीय नृत्य हो गए। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और हमारा यहाँ पर जनजातियों का जो टॉपिक है वो खत्म होता है, क्लियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, हम चाहते हैं कि अभी भी टाइम है आपके पास, जो भी चाहते हैं कि हम तैयारी आज से शुरू करें, तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है तो अभी भी उनके पास वक्त है। हमारे इस ऑफलाइन हो गया चाहे ऑनलाइन, दोनों
मिशन से आप जुड़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, तैयारी अभी भी अच्छे से हो सकती है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। टेक केयर।